हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर दीपक कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज दीपक कॉन्सेप्ट क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे हम आप सभी का स्वागत करते हैं। और दीपक कॉन्सेप्ट क्लासेस आप सभी के बेहतर भविष्य के लिए क्लास 10th जो आपके सीबीएसई बोर्ड परीक्षा आगामी परीक्षा होने वाली है उसके लिए ये इंस्टीट्यूट आप सभी को प्रोवाइड करने वाला है वो चीज़ें जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। आप अगर स्कूल में पढ़ के आओ तो फिर आपको जब रिवीजन करना हो तो आपके लिए हेल्पफुल हो और हम आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करेंगे बेटा। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद। और आपके लिए बेहतर होगा कि अगर आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते हैं जिससे कि आपके और भारत के तमाम बच्चों तक हम पहुंच सकते हैं। और हम आपके लिए प्रीमियम कंटेंट, क्वालिफाइड आप कह सकते हो ऐसे कंटेंट जो कई किताबों से छांटे गए हैं और जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, एक तरह से कह सकते हैं फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस, वो भी आपको कराए जाएंगे। क्लास 10 की फिजिक्स का पहला चैप्टर आपका इलेक्ट्रिसिटी जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं और प्रयास करूंगा कि इस चैप्टर में आपको मोस्ट ऑफ द टॉपिक कवर अप कर दूं जिससे कि आपके लिए आसान हो जाए चीजों को पढ़ना। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स क्लास 10 की इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आप सभी लोग जानते हो इलेक्ट्रिसिटी का कितना अहम रोल है आज की हमारी इस लाइफ में। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो शायद आप हमें देख भी ना पाए, इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो शायद आप चैन से सो भी ना पाए। आज के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रही है आपके सर्वाइवल में, आपके लाइफस्टाइल में। तो एक बार इमेजिन करिए कि अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो क्या आप फोन चला पाओगे? नहीं चला पाओगे। आप हमें देख पाओगे? नहीं। आप कितनी चीजों को आप नहीं कर सकते, आप ये देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के ना होने की वजह से। इसलिए चैप्टर आपके लिए अहम बन जाता है क्योंकि आपके डेली लाइफ से जुड़ा होता है। आप हर दिन हर क्षण कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हो जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का इन्वॉल्वमेंट होता ही है। चलिए, चाहे वो लाइट के फॉर्म में हो, चाहे वो एयर के फॉर्म में हो, चाहे वो आपके फोन के बैटरी के चार्जर के फॉर्म में हो, चार्ज के फॉर्म। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमें क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी है क्या? अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की तो इलेक्ट्रिसिटी ये है क्या? सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिसिटी इज अ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म फॉर एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? कंट्रोलेबल, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक तरह की एनर्जी है जो कंट्रोलेबल है और कन्वीनियंट है हमारे लिए। ठीक है, दूसरी बात, इसका वाइडली यूज कहाँ पे होता है? घरों में होता है, स्कूल्स में होता है, हॉस्पिटल्स में होता है एंड इंडस्ट्रीज में होता है, लाइक आपका इंस्टीट्यूट्स में, जैसे हमारे यहाँ यूज हो रहा है। अब इसमें सबसे अहम बात है इलेक्ट्रिक सर्किट, जो आपको स्टार्टिंग, देखिए ये टॉपिक तो आपको एनसीईआरटी में बाद में दिया गया है, पर आप समझिए इलेक्ट्रिक सर्किट होती क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक वर्ड को मैं डिफाइन करूंगा थोड़े टाइम के बाद, पहले ये स्लाइड समझते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब होता है रास्ता। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब होता है बेटा रास्ता। कौन सा रास्ता? किसके चलने का रास्ता, वो हम समझ जाएंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब होता है अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी इलेक्ट्रिक करंट के लिए कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ, जो कहीं से डिसकंटिन्यू ना होने पाए, कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। इफ द सर्किट इज ब्रोकन, अगर सर्किट आपकी ब्रोकन है या फिर स्विच्ड इज टर्न्ड ऑफ या फिर आपके बटन बंद है, जैसे कि आप लाइट फैन ऑफ या ऑन करते हो, ठीक है, द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो। करंट आपकी बहना बंद हो जाएगी और आपकी बल्ब का ग्लो या फिर फैन का चलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब सिंपल सा है, एक रास्ता। आप ये रास्ता देख सकते हैं, आपके पास बैटरी सेल या फिर आपके पास सीधा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है जहां से इलेक्ट्रिक पावर आता है। फिर एक स्विच लगी होती है। अब हमारे प्रैक्टिकल लैब में, जो आपकी फिजिक्स लैब होती है बेटा प्रैक्टिकल के लिए, वहां पर स्विचेस इस प्रकार से लगी होती हैं और एक होल्डर बढ़िया उसमें बल्ब लगा होता है। अगर हम यहाँ पे स्विच को ओपन कर दें यानी ऑफ कर दें तो क्या यहाँ से करंट का फ्लो होगा? इम्पॉसिबल, करंट का फ्लो नहीं होने वाला। अगर बैटरी को हटा दें करंट का फ्लो होगा? नहीं होगा। ठीक है, समझ गए? तो बैटरी और स्विच बहुत अहम चीज है और ये जो वायर है ये कंडक्टर कहलाता है। क्या कहलाएगा बेटा? कंडक्टर। अब बैटरी दो एंड से जुड़ी हुई है, किससे? बल्ब से, और बीच में क्या लगा हुआ है? स्विच लगा हुआ है। इसे हम पूरा बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर सर्किट किसी को ना समझ में आया तो वो देख सकता है, आपके स्विच से लेकर के आपके लाइट तक जो भी तारों का जाल जाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्किट बोलते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें समझना है इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। इस पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट को हम समझें बेटा, उससे पहले हमें ये जानना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी में हमें पढ़ना क्या है। देखिए, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी की तो बेसिकली अगर देखा जाए, अगर आपको मैं एक फनी में बताऊं तो इलेक्ट्रिसिटी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला एक है इलेक्ट्री, दूसरा है आपका सिटी। इलेक्ट्री का मतलब आप इतना ध्यान रखिएगा, कहीं इलेक्ट्री आ जाए, कहीं इलेक्ट्रा आ जाए, आपके लिए कहीं इलेक्ट्रो आ जाए, तो आपको बस एक चीज मान के चलना है, ये सभी क्या है? इलेक्ट्रॉन से निकला है। ये वर्ड इलेक्ट्रॉन से निकला है। कहां से निकला है? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन क्या है? बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल। क्या है बेटा? बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर का सबसे बेसिक पार्टिकल। किसका बेटा? मैटर का।
ये क्या है, मैटर का सबसे बेसिक पार्टिकल कौन, इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखना ये इलेक्ट्रिक वर्ड किससे मिलके बना है, इलेक्ट्रिसिटी से मिलके बना है। और यहाँ पे एक वर्ड आता है सिटी, और सिटी का मतलब तो बेटा आपको पता है शहर। यानी हम इसमें किसकी बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन, किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, और इलेक्ट्रॉन के शहर की बात करेंगे। यानी बेसिकली आपको पूरी स्टडी इलेक्ट्रॉन के ऊपर करनी है। अब इलेक्ट्रॉन क्या उत्पात मचाने वाला है वही हम समझने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन तो है बहुत बड़ा उत्पाती। आइए समझते हैं कैसे उत्पात मचाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। हालांकि कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे उत्पात मचाएगा सर, चलो आओ समझाते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, मैं कुछ भी स्टार्ट करूं आपको एक टर्म समझना होगा। आप लोग इलेक्ट्रॉन को चार्ज समझते हैं, क्या समझ रहे होते हैं, चार्ज हम लोग समझ रहे होते हैं, जो हमारे लिए थोड़ा सा क्या दिक्कत करता है कि चार्ज से डिफाइन, इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं होता। पहली बात तो इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं होता। आइए समझते हैं, थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। क्लास 9th में आपको मैटर नामक एक चैप्टर पढ़ाया गया था। मैटर में एक लाइन कही गई थी, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। क्या कहा गया था, इट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर जो है आपका बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना होता है, ये बात एग्री करते हैं आप, ठीक है, जाहिर सी बात है। और वेरी स्मॉल मतलब बहुत ही छोटे पार्टिकल्स, ठीक है। अब उन छोटे पार्टिकल्स के बारे में अगर देखा जाए, मैटर आप कहते हैं किसको, जिसके पास मास हो और वॉल्यूम हो, ये भी आपने पढ़ा था। अब मैटर बनता कैसे, सबसे पहले बेटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जब ये कंबाइंड होते हैं तब क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं एटम को। क्या फॉर्म करते हैं ये, एटम। जब आपका एटम का फॉर्मेशन हो जाता है, तो जब एटम्स कंबाइंड होते हैं तब आपका जाके बनता है मॉलिक्यूल। क्या बनता है, मॉलिक्यूल। और जब मॉलिक्यूल बहुत सारे कंबाइंड होते हैं तब कहीं जाके फॉर्मेशन होता है मैटर का। मैंने बायोलॉजी वाला टर्म यूज नहीं किया, तो आप लोग ये मत सुनना सर ने बहुत चीजें गैप में मिस कर दी, मैंने बस वो फिजिक्स के लिए जो जरूरत है वो यूज किया, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कंबाइंड होंगे तब फॉर्मेशन होगा एटम का। जब एटम कंबाइंड होंगे बहुत सारे तो मिलेगा मॉलिक्यूल। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल कंबाइंड होंगे देन वी गेट मैटर। तो मैटर का फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से हुआ है। तो क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, मैंने क्या कहा, ये तीनों है सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फिर बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स कह सकते हो। क्या कह सकते हो, बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये मैटर के बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, ठीक है, मैटर के ही पार्टिकल्स है। और सब मैटर के सबसे छोटे पार्टिकल, आप ऐसा कह सकते हो कि दीज आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। इनसे छोटा अभी तक हमारे मन में नहीं आया है, हमने खोजा भी होगा तो प्रमाणित नहीं है, फिर हमारी किताबों में जिक्र उनका नहीं मिलता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फिर है क्या, ये तो समझ गए कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनको कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब आपको पता है ऐसी कोई भी वस्तु जिसके पास मास हो और वॉल्यूम हो उसे हम मैटर कहेंगे। तो आपके आसपास ऐसी कोई वस्तु है जो मैटर ना हो, गेस करिए। अगर ये आप गेस कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर ऐसा होता है आपको पता चलता है किसी ऐसी वस्तु के बारे में जो मैटर ना हो, आप डायरेक्टली मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए सॉरी बोल दूंगा। आपको बता दूं बेटा, हमारे पास ऐसी कोई भी वस्तु आसपास नहीं है जो मैटर ना हो, हम इसीलिए मैटर को पढ़ते हैं। हमारे आसपास जो भी चीजें हैं हमने उनको नाम दे रखा है, मैटर के अंतर्गत आते हैं। हम मैटर के अंदर क्या क्या है फिर उनके स्टडी करते हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पहली बात तो कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को चार्ज नहीं बोलना, क्या बोलना है, ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, या फिर स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर बोल दो, या फिर बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर बोल दो, ठीक है। अब फिर ये सर ये चार्ज की सीन कहां से स्टार्ट हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर होता है चार्ज। इन पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल चार्ज होता है, ठीक है। ये चार्ज कैरी करते हैं, ये क्या कैरी करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, दे आर चार्ज कैरियर्स। अगर हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन की बात करें तो बेटा ये तीनों क्या हैं, ये पार्टिकल्स हैं। कैसे पार्टिकल्स, कैरियर्स ऑफ चार्ज। ये क्या है, कैरियर्स ऑफ चार्ज, ये चार्ज को कैरी करने वाले पार्टिकल्स, ठीक है। अब चार्ज कितने प्रकार के होते हैं आगे हम लोग पढ़ते चलते हैं, समझते हैं चार्ज क्या होता है। हम ये क्या समझेंगे, चार्ज क्या होता है, ठीक है। यहां से अब बेसिकली हम समझेंगे चार्ज क्या होता है। जो चीजें आपकी किताब में नहीं है मैं वो भी बता रहा हूं, जिससे कि आपको चीजें समझ में आ सके और आप बिना डर के, बिना हेजिटेशन के पढ़ाई को कर सको। चार्ज, चार्ज का मतलब आवेश, जिसका मतलब गुस्सा होता है। पर हिंदी नहीं पढ़ने आए हो बेटा, मैं समझा रहा हूं तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। चार्ज की अगर बात करें, देखो चार्ज का सिंपल सा मत फंडा है, सिंपल सा फंडा है, इट इज एन
इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ बेसिक एलिमेंट्री particles of matter by which it experiences a force of attraction or repulsion on any other matter। समझिए, अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज क्या है? ये बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मैंने बोला था ना, उनकी वो इंट्रिंसिक का मतलब होता है अंतरिम। क्या होता है बेटा? अंतरिम, सबसे अंदर वाली अंतरिम प्रॉपर्टी है, जिसके वजह से कोई भी मैटर में अगर ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है तो वो मैटर किसी दूसरे मैटर को या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। समझ गए? चार्ज को बेटा हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, समटाइम्स स्मॉल क्यू का भी इस्तेमाल करते हैं। और इनकी अगर एसआई यूनिट की बात करें, किसकी बात करें? एसआई यूनिट की, तो ये आपकी होती है कूलॉम। क्या होती है? कूलॉम। एक साइंटिस्ट साहब थे, उनके नाम पे ये दिया गया है, और कूलॉम को हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। आई गॉट? ठीक, समझ गया? तो ये चार्ज के बारे में कहानी थी। अब इसमें चार्ज कितने प्रकार के होते हैं इसका भी जिक्र मिलेगा आपको, शायद वही परेशान करे। टाइप्स के बारे में बेटा, टाइप्स की अगर बात करें, टाइप्स ऑफ चार्ज, आप क्लास 10th में हो तो आपको जितना जानना है मैं उतना ही बता रहा हूं। पहला पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा निगेटिव चार्ज होता है। ठीक, पॉजिटिव चार्ज हो गया आपका, दूसरा निगेटिव चार्ज हो गया, और तीसरा है आपका न्यूट्रल चार्ज। न्यूट्रल चार्ज, ठीक। अब ये तीन तरह के चार्ज मैं आपको दो तरह के बताया, पर तीसरा भी लिख दिया क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, कि अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो न्यूट्रॉन के पास कौन सा चार्ज है। न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रॉन हैज न्यूट्रल चार्ज। सर जीरो मानते हैं, कुछ लोग जीरो बोलते हैं। मैंने पूछा एक बच्चे से कि बेटा न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, लिटरली वो बच्चा क्लास 12th में था, उसने जवाब दिया सर जीरो। और ये आंसर सुन के मैं खुद चौंक गया कि भाई ये कब हो गया, ये तो किताब में कहीं लिखा ही नहीं, किसी भी किताब में नहीं लिखा बेटा। हाँ, जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तब वहां पे जीरो पुट करते हैं कैलकुलेशंस पे, कभी बताएंगे नहीं कि जीरो चार्ज होता है। उसमें चार्जेस होते हैं बट दोनों बैलेंस्ड होते हैं, दोनों इक्विलिब्रियम फॉर्म किए रहते हैं, जिससे कि उसका इफेक्ट बाहर नहीं दिख पाता हमें। ठीक है, लाइक हम कह सकते हैं कि मान लो अगर किसी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, निगेटिव कम है, तो बॉडी का इफेक्ट कैसा होगा? बॉडी मस्ट हैव द इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बॉडी के पास कौन सा इफेक्ट होगा? पॉजिटिव वाला होगा। लेकिन वहीं अगर मैं कहूं कोई बॉडी है जिसपे पॉजिटिव कम है, निगेटिव ज्यादा है, तब बॉडी पे इफेक्ट क्या होगा? तब वो होगा निगेटिव का। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन और बनती है जिसमें जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव, जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव, तब ये बॉडी कहलाती है बेटा न्यूट्रल चार्ज। क्या कहलाती है? न्यूट्रल चार्ज कहलाती है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल का मतलब। ठीक है, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। ऐसा न्यूट्रल क्यों होता है अब वो भी समझिए, चीजें न्यूट्रल क्यों होती हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है आपका, वो नेगेटिव का 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम होता है। वहीं अगर एक प्रोटॉन की बात करें तो बेटा एक प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव का सेम मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज 10 की पावर -19 कूलॉम। दोनों पे सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है बट दे बोथ हैव अपोजिट चार्जेस। ठीक है, वहीं अगर मैं कहूं एक न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है तो वहां पे मुझे लिखना होगा न्यूट्रल। पर एक बात ध्यान रखना, फॉर कैलकुलेशन, किसके लिए बेटा? फॉर कैलकुलेशन हम क्या यूज करते हैं? जीरो मानते हैं। फॉर कैलकुलेशन हम जीरो मान के इनका यूज करते हैं। आई थिंक चार्ज के बारे में कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो अब चार्ज के बारे में समझ गए तो अब इसकी एक प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। चार्ज के पास बेटा बेसिकली 5 प्रॉपर्टीज है। बेसिकली कितनी? 5 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की अगर हम लोग बात करें तो आप ध्यान दीजिएगा। अगर चार्ज की प्रॉपर्टी की बात की जाए तो आप भी थोड़ा सा कंसंट्रेट होइएगा। पहली प्रॉपर्टी आपकी आएगी अट्रैक्शन की। किसकी आएगी? अट्रैक्शन की। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी आएगी रिपल्सन की।
और तीसरी प्रॉपर्टी आपकी आएगी एडिटिविटी। स्पेलिंग थोड़ा अगर गलत हो तो बेटा प्लीज माफी चाहूंगा। चौथी प्रॉपर्टी आपकी आएगी कंजर्वेशन की, और पांचवी प्रॉपर्टी आपके पास आएगी क्वांटाइजेशन की। क्वांटाइजेशन की, ठीक। तो अट्रैक्शन हो गया, रिपल्सन हो गया, एडिटिविटी हो गया, कंजर्वेशन हो गया, क्वांटाइजेशन। अब इन प्रॉपर्टीज को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये बहुत खास प्रॉपर्टीज हैं, अगर ये नहीं पता होगा तो आपको इलेक्ट्रिसिटी समझ में नहीं आने वाली, ये बात ध्यान रखिएगा। अट्रैक्शन का सिंपल सा मतलब ये है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अभी मैं तुम्हारी भाषा में इसको एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में आएगा। एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव, तो दोनों में आकर्षण बना रहेगा, ठीक है, समझ गए। रिपल्सन क्या मतलब होता है? सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो आपस में क्या करते हैं? रिपल्सन करते हैं। यानी एक पॉजिटिव लिया मैंने और दूसरा पॉजिटिव लिया, तो दोनों कभी एक साथ नहीं होने का प्रयास करेंगे, रिपल्सन ही करेंगे। और इधर एक नेगेटिव लिया, इधर भी नेगेटिव, तो ये भी दोनों आपस में क्या करेंगे? रिपल्सन ही करेंगे बेटा, ठीक है। फिर आता है एडिटिविटी। मान लो एक कमरे में, एक बॉक्स में Q1, Q2, Q3 और ऐसे Qn नंबर ऑफ चार्जेस भरे हैं, और हमने तुमसे पूछा कि इस पे आप इस पूरे बॉक्स में Qnet बताइए। तो आप कहेंगे सर चार्ज जो है हम इसको सिंपली ऐड कर सकते हैं। सभी को ऐड कर दिया, Q1, Q2 प्लस Q3, कब तक? अप टू n नंबर्स। और ये प्रॉपर्टी ये प्रूफ करती है अगर चार्जेस को हमने ऐड करने के लिए कोई स्पेशल लॉ का इस्तेमाल नहीं किया, विच मीन्स हमने सिंपली उनको मैथमेटिकल अलजेब्रिक मेथड से ऐड कर दिया, तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ही प्रूव होता है कि चार्ज आपकी कैसी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी। ये बात ध्यान रखना, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जो केवल मैग्नीट्यूड कैरी करती है, ना कि डायरेक्शन। उन्हें डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की कोई नीड नहीं होती। फिर आता है कंजर्वेशन, और कंजर्वेशन से आप भली भांति परिचित हैं, है ना। चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड and nor be destroyed. Charges can neither be created nor destroyed. It can neither be created and nor be destroyed. ना तो हम इन्हें बना सकते हैं और ना हम इन्हें नष्ट कर सकते हैं, जिसका मतलब ये होता है पूरे ब्रह्मांड में चार्ज फिक्स है, ना तो वो घट रहा है और ना ही वो बढ़ रहा है। जितना चार्ज है वो फिक्स है। बस हम एक काम कर सकते हैं इनके साथ, इनको एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं, और इसी ट्रांसफर होने की प्रक्रिया को हम लोग चार्जिंग कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ जब चार्ज होता है बेटा तब ये चार्जिंग कहलाता है। अब वो डिपेंड करता है कैसे नेचर का चार्ज कहां पर बॉडी पर ट्रांसफर हुआ, समझ गए। चलो, इसके बाद आता है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है किसी बॉडी पर टोटल नंबर ऑफ चार्ज की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव का होगा, तो नेगेटिव का वो n टाइम्स e के बराबर होता है। जहां पर e बराबर नोट कर लेना 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 एक फिक्स क्वांटा नंबर होता है। डिस्क्रीट अमाउंट में चार्जेस प्रेजेंट होते हैं और वो इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं इस डिस्क्रीट अमाउंट का, है ना। इस e का इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं, जहां पे e की वैल्यू हमेशा यही रहने वाली है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एक कूलॉम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, इनकी सब बातें करता है। बेटा एक बात ध्यान रखना, जो भी उत्पात मचने वाली है इलेक्ट्रॉन की वजह से, वो केवल इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार है उसके लिए। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कोई हाथ इसमें नहीं है। हाँ, उनके इफेक्ट्स आएंगे, बट द ओनली पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट करंट और चार्जिंग और इलेक्ट्रिसिटी इज द इलेक्ट्रॉन। इस पूरे चैप्टर में आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, सबके बारे में पता हो भाई। देखो, अगर मैं बात करूं चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन की बात करूं, सेम चीज में बात करूं किसके लिए? प्रोटॉन की। सेम चीज अगर मैं बात करूं बेटा न्यूट्रॉन की, तो बेटा एक बात ध्यान रखना, ये आपको याद होना चाहिए। पॉजिटिव में, सॉरी, इलेक्ट्रॉन पर तो निगेटिव में होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम।
यहां पर पॉजिटिव में होगा सेम अमाउंट का -19 कूलॉम। और न्यूट्रॉन पर कितना होता है बेटा? न्यूट्रॉन पर अगर ध्यान से देखोगे तो भैया हम लिखते हैं न्यूट्रल। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे अपन लोग। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। वहीं अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन का मास आपका 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। लगभग सिमिलर मास होता है आपके न्यूट्रॉन का भी, 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। तो आप इन बातों को ध्यान में रखिए और परेशान मत होइए, ये चीजें आपके लिए बहुत काम आने वाली हैं आगे चल के। ये कुछ डाटा है जो आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं, तो प्लीज इनसे चिंता मत करिए। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और मस्ती में पढ़िए। ठीक है, कोई भी डाउट होता है बेटा, कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रही क्लास 10th 9th में 11th 12th में, आप सिंपली कमेंट कर सकते हो एंड डीसीसी विल ऑलवेज हेल्प यू। हम आपके लिए यहाँ पर खड़े हैं बेटा। ठीक है, हम यहाँ से कुछ बहुत कमा नहीं ले रहे हैं, हम केवल आपके लिए खड़े हैं। आप देखिए वीडियो को, ये आपके फ्यूचर को, भविष्य को बेहतर बनाएगी। आपके मार्कशीट अच्छे होंगे, आपके मार्क्स अच्छे होंगे एंड यू विल गेट प्रॉपर, आप कह सकते हो एक प्रॉपर आपको इज्जत मिलेगी। और यहाँ पे जो भी चीजें कर रहे हैं, कुछ लोग सोचते हैं ना कि हमारे जीवन में दुख ना हो। बेटा इमेजिन करो जिस दिन आपके लाइफ से प्रॉब्लम खत्म हो गई, अब क्या करोगे? प्रॉब्लम ही है, ये समस्याएं ही हैं जो हमें कहीं ना कहीं स्टैंड करा के रखी है। सोचो अगर आपको कोई चीज खानी हो, खानी एक समस्या है, भूख लगी एक समस्या है, पेट भरा होता भूख ना लगी तो अब खाने के लिए आप मेहनत करोगे, पैसा कमाओगे, खरीद के लाओगे, खाओगे। लेकिन अब भूख ही ना लगे तो आप मेहनत करोगे नहीं ना। और इसी मेहनत के ऊपर डिपेंड करती है हमारा कैरेक्टर, हमारा सिंगलटन बिहेवियर जिसको आप कहते हो। तो यह मेहनत अगर आप क्यों कर रहे हो, सोचा कभी आपने? कभी सोचा? सोच के देखना, अगर ये प्रॉब्लम ना होती तो हम क्या आज जहां पर हैं वहां पर होते? कभी नहीं होते। मुझे भी अगर कोई प्रॉब्लम ना होती, मुझे कोई भी चिंता ना होती करियर की, तो मैं यहाँ होता ना होता। तो आपको अगर प्रॉब्लम है तभी आप कुछ करना चाहोगे, प्रॉब्लम नहीं होगी तो नहीं करना चाहोगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि मुसीबत एक बहुत बड़ा सबक होना चाहिए, ये बहुत अच्छा टीचर होता है। प्रॉब्लम इज ऑलवेज अ गुड टीचर, ये बात ध्यान रखिएगा। हम टीचिंग क्या कर रहे हैं? हम तो कुछ नहीं, हम तो बस आपको किताब में लिखी लिखाई बात को समझा रहे हैं। पर प्रॉब्लम जो होती है ना, इंसान खुद से क्रिएट होती है, खुद से बनती है, खुद से सुलझाता है, तब वहां पर वो सीखता है, तब उसे एक्सपीरियंस गेन होता है। और ऐसी प्रॉब्लम में आपको बार बार पढ़ने भी चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं कि तुम जाकर किसी का मर्डर कर दो प्रॉब्लम हो गई ना, गलत बात है। प्रॉब्लम इन द सेंस जो आप करना चाहते हो आपसे गलती से हो जाता है, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, घरेलू समस्याएं होती हैं। और प्रॉब्लम ऐसे नहीं आती है बेटा, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं होता है, कहीं ना कहीं घटना घटती है। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजी है, ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे तो केवल आपका दोष नहीं, आपका टीचर, आपके पेरेंट्स का भी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, तो बेहतर होगा कि आप भी पढ़िए, अपने घर वालों को भी संतुष्ट रखिए और खुद को भी संतुष्ट रखिए। हम तो आपको पढ़ाने ही आए हैं बेटा। चलिए आइए, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, प्रॉमिस में कि आप इसको याद भी रखोगे। अगर नहीं याद रखोगे फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, देखो बहुत सीधी सी बात है, स्टार्टिंग है तो मजा आएगा चैप्टर में आगे चल के। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं करंट क्या होता है ना। अब टॉपिक पे आते हैं। अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो ये होता क्या है, ये आपको समझते हुए चलना है। एंड आई होप कि हमारे बच्चे जो हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं एंड वो बहुत समझदार है, वो इसको कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर बेटा किसी भी क्वांटिटी के साथ रेट लग जाए, मतलब अपॉन में टाइम आने वाला है, डिनोमिनेटर में टाइम आने वाला है, दिमाग में फीड कर लो। ये बातें मैं 11th 12th में किसी को नहीं बताता हूँ, ये तुम 9th 10th के बच्चे हो ना, 9th में पढ़ के अच्छे से नहीं आए होते हो। वहां रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी था क्या? एक्सेलरेशन। तो रेट वहां पर भी लगा वेलोसिटी के साथ, यहां पर भी रेट लगा किसके साथ? चार्ज के साथ। तो यहां पर क्या बनना? करंट। यानी कहने का मतलब करंट कैसे डिफाइन किया जा रहा है? I इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज को क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं? क्यों बाई डी, क्या बन गया? करंट का फॉर्मूला। यानी कितने समय में कितना चार्ज फ्लो हुआ, इसके रेट को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन अ यूनिट टाइम। ठीक है, इट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ
पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम, किसी दिए गए एरिया में, किसी दिए गए वायर में कितना चार्ज फ्लो हुआ, कितना समय लगा उसको फ्लो होने में, वही क्या कहलाता है? आपका करंट कहलाता है। आई यहाँ पर करंट है, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है, टी आपका टाइम टेकन है। और अगर इसकी यूनिट देखा जाए बेटा तो कूलॉम पर सेकंड हम फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। चार्ज की होती है कूलॉम, टाइम की होती है सेकंड, तो यहां से निकली कूलॉम पर सेकंड। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो आप, लेकिन हाँ एसआई सिस्टम में हम किसको क्या मानते हैं? एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? अगर हाँ तो कमेंट कर देना। ठीक है बच्चा, अब एक बात ध्यान रखना, मैंने अभी आपको पढ़ाया था क्यू बराबर एनई, जब चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था, और आपको बताया गया आई बराबर क्यू बाई टी। तो क्या इसको हम एन ई बाई टी भी तो लिख सकते हैं? तो एक फॉर्मूला एन ई बाई टी एडिशनल पीपीटी में स्लाइड में था नहीं, तो आपको लिख लेना चाहिए। ठीक है, एन ई बाई टी। तो एक फॉर्मूला आप यहाँ पर ये भी मेंशन कर सकते हो, आई बराबर एन ई बाय टी भी होता है, क्यों की वैल्यू पुट कर दी भाई। क्यों बराबर क्या होता है? एन ई तो होता है, अभी कुछ देर पहले बताया था, दिखाऊं कहां बताया था? देख लो बेटा, यही कहीं बताया था, ये देखो क्यों बराबर एन ई होता है कि नहीं, है ना? बस यही वैल्यू वहां पे पुट कर दी, हमें क्या मिल गया? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्लियर हो गया? अब समझिए ध्यान से, इतना क्लियर। डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करें, सबसे अहम बात, करंट आपके बेटा स्केलर क्वांटिटी मानिएगा, वेक्टर मत मानिएगा, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन होती है, लेकिन डायरेक्शन वायर के हिसाब से चलती है ना कि अपने ही डायरेक्शन से चलती है। ठीक है, तो आप इसको स्केलर ही मान के चलेंगे अभी। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट की अगर मैं बात करूं तो कन्वेंशनली, अगर कन्वेंशन से देखा जाए, परंपरा अनुसार, परंपरागत तरह से, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी परंपरा के अनुसार करंट की जो डायरेक्शन होती है, जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, उसके अपोजिट फ्लो करती है। सर ये क्या माजरा है? आपको माजरा समझाऊं बेटा? बचपन की एक कहानी याद आ गई, बहुत पहले कहानी, मतलब हमने भी सुना है, और इसी कहानी से एक कन्वेंशन वर्ड आया है। कहानी यह है, बचपन में मैं कई बार सुना हूं कि बिजली कड़क रही, भगवान गुस्से में। आप सभी ने सुना होगा, जब लाइटिंग होती है तो आपके घर वाले जो बूढ़ बुजुर्ग होते हैं, है ना, जो बूढ़े आदमी होते हैं, जो दादा, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर वगैरह होते हैं, वो अक्सर आपसे एक सवाल करते हैं, एक बात कहते हैं कि लगता है आज भगवान बहुत नाराज है ना, और भगवान प्रसाद दे रहे हैं। ठीक है, और यही धारणा मानते हुए कि ईश्वर दे रहा है, और ईश्वर को मानते हुए, अपने ईश्वर गॉड अल्लाह जो भी आपके परमात्मा है, उनको मानते हुए उनकी दी हुई चीज कभी निगेटिव नहीं हो सकती। ये माना गया कि करंट हमेशा पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में फ्लो करती है, यानी अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन। जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसके अपोजिट चलेगी आपकी करंट। समझ गए? जैसे लड़कियां, है ना, जैसे अब अगर कोई हस्बैंड एंड वाइफ है, तो हस्बैंड जो कहेगा वाइफ ठीक उसका उल्टा करती है। ठीक है, समझिएगा। ठीक वैसे आपके मम्मी पापा की तरह। ठीक, डायरेक्शन ऑफ करंट की अगर बात करें तो कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट लिया जाता है, या फिर नेगेटिव चार्ज के अपोजिट। इलेक्ट्रॉन क्या कैरी कर रहा है? नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, या फिर दूसरी भाषा में आप ये भी कह सकते हो टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन, फ्लो ऑफ प्रोटॉन। लेकिन प्रोटॉन का फ्लो नहीं होता बेटा, ये बात ध्यान रखना। प्रोटॉन के टर्म में डिफाइन मत करना, क्योंकि प्रोटॉन का फ्लो नहीं होता, वो तो न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है। इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट कर रहा है ना बाहर, तो इलेक्ट्रॉन ही कैपेबल होता है कंडक्शन के लिए, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। करंट फ्लो करेगी कि नहीं करेगी वो किस पे डिपेंड कर रही है? चार्ज पे तो कह दिया हमने, पर इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रही है। भाई यहाँ पे अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया होता तो भी गलत नहीं था, बट चार्ज क्यों कहा? क्योंकि आगे आप पढ़ोगे क्लास 12th में, एक चैप्टर था सेमी कंडक्टर्स, वहां पर बेटा आता है आपका सेमी कंडक्टर का टॉपिक, वहां पर पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो करते हैं। यहां तो नेगेटिव केवल फ्लो करेगा, आपको 10th में केवल नेगेटिव का फ्लो देखना है। 12th में आप लास्ट चैप्टर पढ़ोगे, 14 चैप्टर क्लास 12th, द नेम इज सेमी कंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। वहां पर आपके पॉजिटिव चार्ज, इनको होल्स कहते हैं, वो भी फ्लो करते हैं। तो बड़ी लेवल की बात। अभी इतना समझो, इतना नोट बनाओ, इतना प्रॉपर नोट करो, एक एक पॉइंट लिखो, क्योंकि बोर्ड में कहां से क्या बन जाए कोई भरोसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे मूव करते हैं। अब देखिए यही बात यहां पे दिखाई गई, इलेक्ट्रॉन फ्लो वर्सेस कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट का मतलब क्या होता है? परंपरा अनुसार, पौराणिक मान्यता के अनुसार हमने ये माना है बेटा, ऐसा होता है, प्रमाण नहीं पर माना है, हमने ये मान लिया। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन की बात करें, इलेक्ट्रॉन मान लो इधर जा रहा है बेचारा, तो करंट किधर जाएगी? करंट की डायरेक्शन ये होगी। समझ गए, है ना? तो नेगेटिव जो दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम माइनस टू पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव जो दिख रहा है वो कन्वेंशनल करंट डिफाइंस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव।
कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हमेशा किधर, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, और इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से मूव करता है पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाना चाहता है, यानी नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाकर डिफ्यूज होना चाहता है, और करंट सीधा पॉजिटिव से निकल के कहां आती है, नेगेटिव की तरफ आती है। ये बात दिमाग में रखिएगा अपने, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। SI यूनिट ऑफ चार्ज एंड करंट, अगर SI यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें तो बेटा सॉरी कूलॉम होती है, आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। 1 कूलॉम इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेंट इन नियरली 6 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा इसका एग्जैक्ट वैल्यू है 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये नोट कर लीजिए कि एक कूलॉम में एग्जैक्टली 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तब जाके एक कूलॉम का चार्ज बनता है। एंड अब सोच लो, अगर तुमसे कोई प्रश्न पूछे एक कूलॉम का चार्ज बड़ा है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बड़ा है, तो आप किसका बताओगे? एक इलेक्ट्रॉन का? गधा कहीं का। एक कूलॉम का चार्ज बड़ा है, एक कूलॉम में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है बताओ बेटा? माइनस में पावर है ना, बहुत कम होता है चार्ज। और एक कूलॉम में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन सबको जोड़ते जाओ खचाखच, तो बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी, बहुत बड़ा चार्ज होता है ये, ठीक है। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा माइक्रो कूलॉम, मिली कूलॉम। तो भैया माइक्रो लग गया तो 10 की पावर -6 कूलॉम होता है, मिली लग गया 10 की पावर -3 कूलॉम होता है, ये भी दिमाग में रखिएगा, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन पोजेसेस अ नेगेटिव चार्ज ऑफ, जाहिर सी बात है, मैं बता चुका हूं बच्चों को अपने कि एक इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज पोजेस करता है 1.6 into 10 की पावर -19 कूलॉम का। करंट की SI यूनिट बेटा क्या होती है आपकी? एम्पियर होती है। इसको कूलॉम पर सेकंड के हम इक्विवेलेंट मान सकते हैं। दूसरी यूनिट भी आप ध्यान रखिएगा, 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलॉम ऑफ चार्ज पर सेकंड। 1 एम्पियर करंट के डिफाइन करना है तो बेटा कि करंट 1 एम्पियर कब कहलाएगी? जब आपका 1 कूलॉम का चार्ज 1 सेकंड में फ्लो होता है, देन द करंट इन दैट कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। अगर आपसे कोई पूछता है डिफाइन 1 एम्पियर करंट, तो 1 एम्पियर करंट इज दैट करंट व्हेन 1 कूलॉम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकंड फ्रॉम अ कंडक्टर और अ सर्किट, देन द करंट डेवलप्ड इन दैट सर्किट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। क्लियर? समझ गए? तो 1 एम्पियर बराबर आप लिख सकते हो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलॉम इन 1 सेकंड, ये कहलाएगा आपका 1 एम्पियर। यही बात यहाँ पर लिखी गई है। देखो दूसरी यूनिट भी आपके सामने यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन, देखो मिली और माइक्रो मैंने बताया था ना बेटा, यहाँ पर 10 की पावर -6 चार्ज के लिए मैंने बताया, यहाँ पर करंट के लिए भी यूज होता है, देख लो, ठीक है। 1 मिली एम्पियर का मतलब होता है, मिली वर्ड का मतलब देखो सिंपल सी भाषा में कहा जाए, ये जो मिली वर्ड है बेटा, इस मिली वर्ड का मतलब 10 की पावर -3 होता है, और माइक्रो, इस माइक्रो वर्ड यानी म्यू का मतलब ही 10 की पावर -6 होता है। तो नोट पॉइंट में साइड में कहीं मेंशन कर लेना, एंड बेहतरीन तरीके से पढ़ना, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगर आपको कोई समस्या होती है, कहीं प्रॉब्लम होती है, तो आप बिना डरे बिना संकोच किए आ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। टेंशन मत लीजिएगा, फिजिक्स में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो 9 से लेकर 12 तक की ही कोई बात है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन भी दिया होगा और कुछ मेजरमेंट्स की बात कर लें। देखो बेटा एक डिवाइस होती है अमीटर, नाम आपके सामने आएगा, एक होता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अमीटर क्या होता है? अम्मे मीटर मत बोलना, क्या बोलना? अमीटर। ये अमीटर है क्या? अगर अमीटर की अपन बात करें तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को। किसको मेजर करता है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। अमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, समझ गए। फिर आता है वहीं पे दूसरा, ये दोनों करंट के टर्म में ही यूज होते हैं। गैल्वेनोमीटर की अगर मैं बात करूं बेटा, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज हम करते हैं डिटेक्ट करने के लिए प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, या तो हम डिटेक्ट करते हैं किसको? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, या फिर हम बेटा इसको मेजर करने वाले हैं क्या? स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। समझ जाना, केवल मेजरमेंट के लिए अमीटर, लेकिन कभी कभी मेन काम गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? करंट के प्रेजेंस को बताना, करंट है या नहीं, बस इतना बताना, ठीक है। मेन काम ये होता है, पर इन सम केसेस ये मेजर भी करता है स्मॉल अमाउंट की करंट, कहीं की इसको मॉडिफाई किया जाता है। लेकिन अमीटर का प्योर काम क्या होता है? किसी कंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट को मेजर करना। समझ गए? चलो अब देखते हैं। अब देखो इन दोनों के बारे में, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट थ्रू विच करंट इज टू बी मेजर्ड। ये उस सर्किट में सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। आपको सर सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है? अरे बच्चा सीख ले, अभी आगे आएगा, आपको बताया जाएगा, ठीक है।
ये हमेशा कनेक्टेड होते हैं सीरीज में या फिर पैरेलली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये पैरेलली नहीं, दो कनेक्शन होते हैं, सीरीज और पैरेलल। गैल्वेनोमीटर और अमीटर दोनों सीरीज में कनेक्ट होंगे, ये बात ध्यान रखना, मेरे टंग स्लिप कर गई, ठीक है। याद रखना कि दे ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, हमेशा वो सीरीज में, कौन, दोनों, करंट और आपका सॉरी गैल्वेनोमीटर और अमीटर दोनों आपके सीरीज में कनेक्टेड होंगे बच्चा। लेकिन जब बात आएगी वोल्ट मीटर की, आगे पढ़ेंगे, तब वो पैरेलल में कनेक्ट होगा, ठीक है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। विच करंट इज टू बी मेजर्ड, जहां से करंट मेजर करनी हो उस सर्किट में हम इसे सीरीज में जोड़ देंगे और हमारा करंट का मेजरमेंट आसानी से हमारे सामने आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? या ऑफ कोर्स सर, आई एम गेटिंग योर पॉइंट्स ना, कमेंट कर देना है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। देखो, ज्यादा अगर चीजें समझ में ना आए बेटा ना, परेशान नहीं होने का। क्यों बताऊं? असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, और संघर्ष का मैदान यूं छोड़कर मत भागो तुम। क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और बेटा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आपको कभी कुछ मिलेगा नहीं, मिलेगा बेटा, लेकिन प्रयास तो करो, है ना। ऐसे बैठ के मन को निराश करने से क्या, है ना। कुछ लोग बैठ के देखते हैं काश आसमान में हम भी उड़ पाते, लेकिन अगर वो उड़ने के लिए प्रयास करते तो शायद हेलीकॉप्टर से घूम भी पाते, है ना। वो कहते हैं नीचे बैठ के तू क्या आसमान देखता है, खोल पड़ों को जमाना तेरा क्या देखता है, उड़ान देखता है। भाई ट्राई करो, ट्राई करने से बहुत चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। अगर आप नहीं करोगे तो फिर ये आपकी समस्या है। चलिए एक एग्जांपल दिया गया है क्वेश्चन, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, समझिएगा। अब इसको मैं इधर लिखता हूं, ठीक है, नई स्लाइड में। आई कितना दिया गया है, 0.5 एम्पियर, गिवन लिखना इज मस्ट, ठीक है। आपको दिया गया है ड्रॉन बाय अ फिलामेंट, हमें नहीं पता फिलामेंट क्या होता है, जानना ही नहीं, हमें बस अपने डाटा से मतलब है, ठीक है। ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, टाइम कितना दिया गया है बेटा, 10 मिनट, कितना दिया गया है, टी बराबर 10 मिनट। तो जाहिर सी बात है मिनट तो हमारा एसआई सिस्टम है नहीं, तो सेकंड में ले जाओ, तो 10 इंटू 60 कर दो, ये क्या हो जाएगा, 600 सेकंड हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। अब हमें बताना है चार्ज की वैल्यू, क्यू की वैल्यू बताना है, किसकी। आपको ये बात अगर लिखते हो तो टीचर इतना अच्छा होता है बेटा, आपको आधा नंबर दे देगा, इतना ध्यान रखिए। क्वेश्चन मिले तो आपको डाटा गिवन में ऐसा लिखना है, मैं लिख दिया ना बेटा यहाँ पर, ये गिवन मैंने लिखा, क्या लिखा बेटा, ये मैंने गिवन लिखा है। तो अगर आप गिवन को इस फॉर्म में लिख देंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए ध्यान से, गिवन लिखा आपने, फॉर्मूला यूज्ड, आपको ऐसे बढ़िया सुंदर सा लिखना है, फॉर्मूला यूज्ड। आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। हम इस फॉर्मूले का ट्रांसफॉर्मेशन भी करेंगे क्योंकि हमें क्यू निकालना है, तो क्यू बराबर होता है आपका आई टी। बस ध्यान से देखते चलो, ठीक है। मैंने बॉर्डर लिया, आप ड्रॉ नहीं करना, आप नीचे ही लिखते जाना, ठीक है। हमें क्यू चाहिए बेटा, तो क्यू के लिए आई कितना दिया गया है, 0.5, और टी कितना दिया गया है, 600। यानी आपका ये हो गया 0.5 इंटू 600, ये हो गया 300। कहोगे सर कहां से कर दिए इतनी जल्दी, बेटा इसको 1/2 लिख सकते हो, इसको 600, तो 600 का आधा करोगे कितना आएगा, 300 ही तो आएगा लाला, और ये हो गया 300 कूलॉम। तो चार्ज कितना है, 300 कूलॉम का चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। पूछा क्या था, पूछा क्या था, ध्यान से देखिए कि फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो 300 कूलॉम इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट फ्रॉम 10 मिनट, 10 मिनट में कितना चार्ज फ्लो होने वाला है। आई थिंक आपको समझ में आ गया है। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों को तो समझाने पर भी समझ में नहीं आता, है ना। ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जिनको आप बताओ उन्हें समझ में नहीं आता। बच्चों की बात छोड़ो, बड़े भी ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपको, उनको एक बार कोई चीज समझाओ तो उन्हें समझ में नहीं आता, उन्हें बार बार हर गलती पर टोको, तो एक दिन खुद को शर्म आती है, अब नहीं बोलेंगे मालिक, हो गया, अब आप हम खुद को समझा ले रहे हैं। देखो बेटा, समझाया उसे जाता है जो ये सोचे कि कोई समझा देगा तो हम समझ जाएंगे। लेकिन अगर कोई ये मान के बैठा है कोई भी समझाए हमें समझना ही नहीं है, उसे नहीं समझा सकते, उसे कोई भी नहीं, फिर आपको खुद को समझा लेना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, ये आपका सीरीज का मतलब क्या होता है, ऐसे जोड़ना। पैरेलल होता, मान लो अगर पैरेलल होगा, अगर हमें वोल्ट मीटर जोड़ना है लेट सपोज, तो हम एक दो पॉइंट हम मानते हैं, उसमें वोल्ट मीटर को ऐसे जोड़ते हैं, ये होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन।
अगर आपको यहां जोड़ना है 2 पॉइंट में तो ऐसे जोड़ देंगे, ये वोल्ट मीटर होता है आपका, ठीक है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, ये क्या है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, बाहर जुड़ा, ठीक है, आपकी भाषा में ये बाहर जुड़ा। और ये जो कॉम्बिनेशन हुआ है आपका, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन, ये अंदर ही तो जोड़ दिया गया, ठीक है, समझ गया बच्चा। चलो, तो ये बल्ब जल रही है ना, मस्त स्विच है, क्लोज्ड है, सर्किट कंप्लीट हुए, करंट का फ्लो हो रहा है। बैटरी और सेल का काम होता है सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना। सर अब ये कौन सी नई चीज बता दिए, आने वाले टॉपिक में क्लियर होगा, डरो मत, डर के नौका नहीं पार होने वाली। मैंने कहा ना पोटेंशियल डिफरेंस क्या ही बता दिए सर, आओ बेटा समझते हैं। अच्छा बताओ, चार्ज का फ्लो कब होगा, करंट का फ्लो कब होगा, जब चार्ज का फ्लो होगा। ये चार्ज का फ्लो होता कैसे है, यही तो समझना है। चार्ज का फ्लो समझ गया तो कुछ बचा ही नहीं आपके पास समझने के लिए। चलिए, अब ये फ्लो होने के लिए, जैसे मैं बताऊं, एक गिलास ये रहा, ये हमारे पास क्या है बच्चा, ये ग्लास है, ठीक, ये क्या है अपना ग्लास है, 2 ग्लास है ना, 2 ग्लास नहीं, 2 ग्लास, ठीक। अब इसमें मैंने इंटरनली इनको कनेक्ट कर दिया है, ओके, एक पाइप से बढ़िया सा जोड़ रखा है, और एक गिलास में पानी यहां तक भरा रखा है, और इसमें भी पानी यहां तक। जब दोनों में वाटर लेवल सेम है, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ग्लास को समझो, पहले पानी भरा हुआ है, समझो पानी भरा हुआ है, क्या पानी किसी ग्लास में ट्रांसफर होगा, दोनों का लेवल बराबर होगा कि नहीं, तो नो फ्लो ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, नो फ्लो ऑफ H2O टेक्स प्लेस, पानी का फ्लो कोई यहां पर होगा ही नहीं। कब फ्लो होगा, अब ये दोनों के पास प्रेशर सेम होगा, अगर देखा जाए तो यहां पर भी P है, यहां पर, ठीक। लेकिन अगर मैं थोड़ा चालाकी करके इसका पानी पी जाऊं, मान लो इतना छोड़ा इसमें, तो ये तो बन गया P1, ये तो बन गया P2, समझ गए, इसका पानी में गटक गया। अब इसका पानी इसमें ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया इनके पास एक क्वांटिटी आ गई ना, P2 माइनस P1, ये कितना है, इसको हम डेल्टा P बोलते हैं, और ये कहलाता है आपका प्रेशर डिफरेंस। क्या कहलाता है, प्रेशर डिफरेंस। तो बेटा वाटर के फ्लो होने के लिए आपको चाहिए क्या, प्रेशर का डिफरेंस, और वाटर हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर फ्लो करता है, यानी P2 इज ग्रेटर देन P1 होगा, तभी P1 की तरफ पानी भागेगा। और पानी तो ऐसे ही फ्लो करता है भाई, क्या पानी अगर बराबर होता तो फ्लो करता, कभी ना करता। जब तक पानी के लेवल में डिफरेंस नहीं आएगा फ्लो नहीं होगा। ये बात अपने नसों के अंदर बह रहे रक्त की धमनियों में घुसा लेना, ठीक है, कि बिना प्रेशर डिफरेंस के पानी फ्लो नहीं करता। जैसे यहां प्रेशर है पानी के लिए, वैसे करंट में पोटेंशियल है मेरे भाई। तो वैसे ही मैंने वाटर का एग्जांपल लिया, इन द सेम वे करंट भी फ्लो करती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। पानी का फ्लो किधर होता है, वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। पानी हायर प्रेशर से फ्लो करता है लोअर प्रेशर की तरफ। इन द सेम वे करंट flows from higher potential to lower potential। बेटा हर एक बात लिख दे रहा हूं आपके लिए, हायर पोटेंशियल से करंट भी अभी कहां फ्लो करेगी, लोअर पोटेंशियल। अब वो समझते हैं कौन सा पोटेंशियल, देखो ध्यान से। What makes the electric charge flow? यानी इलेक्ट्रिक चार्ज यानी करंट का फ्लो कौन बना रहा भाई, just as water flows from higher pressure to lower pressure, charges flow along a conductor only if there is a difference of electric pressure। और इलेक्ट्रिक प्रेशर को बेटा हम लोग कहते हैं पोटेंशियल। समझ में आया कि नहीं, अब आ गया होगा। जैसे पानी का फ्लो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ होता है, इन द सेम वे चार्ज का भी फ्लो हायर इलेक्ट्रिक प्रेशर से
लोअर इलेक्ट्रिक प्रेशर तरफ होता है, और यही इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं। या इसी डिफरेंस को, डिफरेंस इज बिटवीन इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। समझ गए? दिस डिफरेंस इज प्रोड्यूस्ड बाय सेल और बैटरी, और पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का काम किसका होता है? सेल या फिर बैटरी। बेटा सेल या बैटरी आपको कुछ प्रोवाइड नहीं करते, वो केवल डिफरेंस बना के रखते हैं। कौन सा? पोटेंशियल का। समझे? तो सेल और बैटरी आपको कुछ नई चीज नहीं देते हैं आके सर्किट में, वो बस डिफरेंस को मेंटेन, यहां डिफरेंस रहेगा तो लगातार फ्लो घचाघच घचाघच बना रहेगा, झोरम झोर मचा रहेगा। लेकिन अगर दोनों का पोटेंशियल बराबर हुआ, देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट। अब बहुत बढ़िया एग्जांपल लूं, बहुत बढ़िया एग्जांपल लेता हूं कि आप कभी नोटिस किए होंगे आजकल तो रील्स यूट्यूब पर ऐसे वायरल हो रही हैं जैसे चबैना बट रहा हो। रील्स में नॉलेज ऐसे जा रही जैसे फ्री की नॉलेज मिल रही बेटा। तो आप देख सकते हो, अब देखो जैसे मैं भी तो फ्री का ही पढ़ा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आंधी आती है, खंबे का तार टूट के जमीन में गिर जाता है। सीन, सिचुएशन सोचो, जो मैं बोल रहा हूं उसको बस ध्यान से सुनना, आंख बंद कर लो, सुनो। मैंने कहा आंधी आती है, बिजली का तार टूट के गिर जाता है जमीन में, और जमीन में चारों तरफ करंट फैल जाती है। ठीक है? जितना तार से आप दूर जाओगे करंट कम होगी। प्रैक्टिकली आपको इतना पता है, नजदीक तो और अच्छा करंट मिलेगा। तो जो करंट होती है बेटा वो अलग अलग लेयर्स में होती है, और करंट किसकी वजह से होती है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर तार टूट के गिरा है और आप दौड़ते हुए वहां से बचने का प्रयास करेंगे तब आप निपट जाएंगे, है ना? गॉड, अल्लाह, भगवान को प्यारे हो जाएंगे। क्यों ऐसा होता है? तब आपको शॉक लगेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो बॉडी से करंट का फ्लो स्टार्ट, क्योंकि यहां पर करंट मान लो सेम है तो आप खड़े हो शांति से, यहां मूव करोगे, इसके पोटेंशियल इस पोटेंशियल में हो गया डिफरेंस, और बेटा जब डिफरेंस हो गया तो करंट का फ्लो आपकी बॉडी से, और जैसे करंट का फ्लो आपकी बॉडी से हुआ आपकी बॉडी को शॉक लगेगा, ऐसे जूई जूई करेगा, फिर आपको मजा आएगा कि क्या मस्त खुजली कर रहा है कोई। यहाँ तो ऐसे मजे के लिए अगर आपको चाहिए तो करंट झटका लगाओ, लेकिन मैं कहूंगा ऐसा कुछ भी घर पे ना ट्राई करें। ठीक है? समझिएगा। फिर आती है डेफिनेशन किसकी? पोटेंशियल डिफरेंस की। देखो एक पॉइंट यहां पर भी चीजें किताबों में मिस कर दी जाती हैं, यहां पर सीधा आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाया जाता है, और मुझे इस चीज से बहुत चिढ़ होती है। किस बात से? हमारे बच्चों को वो हर एक चीज पता होनी चाहिए जिससे चीजें हो रही हैं उनकी किताबों में। बेटा सबसे पहले आपको पोटेंशियल पता हो। क्या पता हो? पोटेंशियल, जिसका यूज कहीं नहीं है बट उसकी वजह से चीजें हो रही हैं। जैसे मैं बताता हूं, सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे अपनी नोट्स में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बनाएंगे बच्चा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, हम क्यों पढ़े इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आइए समझते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बेटा हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो कोई चार्ज है, तो चार्ज के आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं पता होगा आपको, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, या फिर इसे हम चार्ज फील्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं? चार्ज फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब द रीजन अराउंड एनी चार्ज within which its influence can be experienced। किसी चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा रीजन जहां पर उसके इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस्ड किया जा सके। तो जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर मैं हूं चार्ज, और ये है मेरे दोनों हाथ जो एक्सपीरियंस करेंगे फोर्स का, जो इसके रेंज में आएगी। तो जहां तक मेरे हाथ पहुंच पा रहे हैं बेटा, वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए क्या है? हमारी फील्ड है। अगर मुझे किसी को थप्पड़ मारना है तो इस हाथ की रेंज में होना चाहिए, नहीं तो मुझे अपने कदम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। बट आपको समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब किसी चार्ज, अगर चार्ज रुका है तो उसके अराउंड एक ऐसी फील्ड जहां पर वो किसी भी अंदर चार्ज पर एक फोर्स, अट्रैक्शन का या रिपल्सन का एक्सपीरियंस करवा सके। ठीक है? समझ गए? बस पोटेंशियल डिफरेंस तक आज पढ़ेंगे, फिर ओम्स लॉ का टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है? परेशान मत होना। ठीक? अब देखो मैं आपको समझा रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बता रहा हूं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैं बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया, आप समझो द अमाउंट, डेफिनेशन लिखो पहले, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity to any point within the charge फील्ड, यानी इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट पर किसी दूसरे चार्ज की फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहलाता है बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। समझ, अब इस बात को मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊं, आप समझ गए तो भैया आप डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। ये आपके पास है, मान लीजिए चार्ज क्यों, और ये इसकी फील्ड। बुरा मत मानना, अच्छे से गोला नहीं बना पाया हूं, गुस्सा मत करना, ठीक है। ये कोई चार्ज क्यों है और ये इसकी फील्ड है बेटा, और बहुत दूर जो पॉइंट, इसके रेडियस से बहुत दूर इस पॉइंट पर कोई यूनिट चार्ज क्यू नॉट रखा है। ये क्यू नॉट क्या है? क्यू नॉट का नाम क्या है? ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहलाता है। क्या कहलाता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या इसी को हम लोग टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज के नाम से भी अपन लोग जानते हैं। अब इस क्यू नॉट को पॉइंट ओ पर रखा है, यहां से उठाकर इस चार्ज फील्ड के किसी पॉइंट ए पर हम लाके पटके, भाई डिस्प्लेसमेंट हुआ तो कुछ ना कुछ तो वर्क डन हुआ होगा, पोटेंशियल आया होगा। अब सर पोटेंशियल क्या होता है? 9th में गधे पढ़े नहीं हो ना, इसीलिए तुमको समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं समझाता हूं। धनुष तीर चलाते हुए देखा भगवान राम को? मूवी में देखा धनुष तीर? आर्चरी देखा है? आर्चरी का भी गेम खेला है? अरे बचपन में बहुत खेला होगा। इमेजिन करो तुम्हारे हाथ में धनुष है और तीर यहां पर है, तीर आगे छोड़ दोगे बढ़ेगा कि? कभी नहीं। तीर को पीछे लाते, ये लाते हो, और जब तीर को पीछे लाके ऐसे खींचते हो और छोड़ते हो, ये छोड़ते हो, तब तीर आगे जाती है। ये जब खींच के लाते हो, क्या है ये? पोटेंशियल। तो चार्ज को हम भी खींच के यहां तक ले आए, क्या दिए? पोटेंशियल। क्या दिए बेटा? पोटेंशियल दिए। अब तीर को छोड़ोगे, अपना इफेक्ट दिखाएगी, अब उसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के बिना काइनेटिक एनर्जी आप गेन नहीं कर सकते, क्योंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी पाने के लिए आपको काइनेटिक प्लस पोटेंशियल चाहिए होता है। समझ गए? हम इसको खींच के यहां पर ले आए, अब इसके पास क्या आया? एक पोटेंशियल आया जो ए पर है। अभी डिफरेंस नहीं आया, अभी केवल पोटेंशियल आया, ठीक है। यानी V बराबर हमने एक वर्क डन किया O से A तक लाने में, और हमें किसको लेके आए? Q नॉट को। यानी V बराबर सिंपल सा फॉर्मूला Q, W बाई Q। ये फॉर्मूला है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ठीक है। अब मान लो हम इसको पॉइंट A से डिस्प्लेस करके कहां लेके गए? पॉइंट B पर। कहां लेके गए? ए से, चार्ज फील्ड के अंदर ही, फील्ड के बाहर नहीं गए, फील्ड के अंदर। यहां तो हम ब्रिंग करके फील्ड के अंदर ला लिए ना, एक बार घर के अंदर ला, घर में दौड़ा दौड़ा कहीं भी मारो पीटो। अब इसको घर के अंदर दौड़ा रहे हैं, घर क्या है? फील्ड। बी पर ले गए तो वी पर एक पोटेंशियल वी बी आया होगा, है ना। यानी वी बी माइनस वी ए, अब ये क्या हो गया? डब्ल्यू ए बी हो गया अपॉन क्यू नॉट हो गया। इसको बेटा हम लोग डेल्टा वी लिखते हैं, और ये डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। बस फॉर्मूला आपका ये बन जाता है, और ये कहलाता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। किताबों में पीडी के नाम से विख्यात है, और इसकी यूनिट होती है जूल पर कूलॉम। ध्यान से देखो, पोटेंशियल में पोटेंशियल को माइनस करोगे या प्लस करोगे तो मिलेगा तो पोटेंशियल ही। ये भी होती है जूल पर कूलॉम। पोटेंशियल डिफरेंस हो चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, दोनों की यूनिट सेम होती है, दोनों का डायमेंशन सेम होता है, दोनों का फॉर्मूला भी लगभग सेम होता है। समझ गए? यहाँ पे डेल्टा लग गया तो डिफरेंस बता दिया, यहाँ वी है तो पोटेंशियल को बता रहा है। समझ गए? अब यही बात आपके किताब में, यानी जहां पे, हाँ, यही बात
आपके पास यहां समझाई गई है। पोटेंशियल डिफरेंस सीधा बताया गया है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब भाई चार्ज होगा तो फील्ड तो होगी ही, जाहिर सी बात है। इज द वर्क डन, क्या है बेटा, ये क्या होता है? वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में जो वर्क डन हुआ वो कहलाता है प्यारे आपका पोटेंशियल डिफरेंस। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स एंड द फॉर्मूला फॉर दैट इज V is equals to W by Q। यूनिट निकालोगे तो जूल पर कूलॉम आएगा। इसी जूल पर कूलॉम को सम्मान देने के लिए एक साइंटिस्ट, महान साइंटिस्ट जिनका नाम था वोल्ट साहब, उनके इस नाम पर ये यूनिट बना दी गई। ठीक है, अब आगे वही बात आपको बताई गई है। देखिए, द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। या पोटेंशियल की भी यूनिट क्या होती है? वोल्ट ही होती है। अब कोई पूछेगा बच्चा बताओ 1 वोल्ट पोटेंशियल क्या होता है? तो भैया 1 volt potential is that potential between two points when 1 joule of work, यानी एक कूलम के चार्ज को लाने में जब 1 जूल का वर्क डन हो, then the potential is said to be 1 volt। 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another। 1 volt मतलब 1 joule upon 1 coulomb बराबर 1 JC - 1 यानी 1 वोल्ट। समझ गए? यानी एक कूलॉम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फील्ड के अंदर मूव करने पर, डिस्प्लेस करने पर किया गया वर्क कहलाता है। अगर वर्क वहां पे 1 जूल हो जाए, चार्ज 1 कूलॉम हो जाए, डिस्प्लेसमेंट हो, तो भैया ये कहलाएगा आपका 1 वोल्ट पोटेंशियल। अपने सिंपल भाषा में एक कूलॉम के चार्ज को चार्ज फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में अगर वर्क डन 1 जूल का होता है, देन द पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट। क्लियर? अब इसी में आता है वोल्ट मीटर। अभी जिक्र इसी का हो रहा था ना बच्चा। वोल्ट मीटर एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है which one of the following is used to measure the potential difference in a given circuit, तो भैया वोल्ट मीटर है। which one of the following is used to detect the very small current in a given circuit, galvanometer। which of the following is used to detect the presence of current, galvanometer। which of the following is used to measure the electric current। जब वर्ड आए मेजरमेंट तो अमीटर, डिटेक्शन या वेरी स्मॉल करंट की मेजरमेंट करेगा कौन? आपका गैल्वेनोमीटर। and if we talk about potential difference then it can be measured by the help of voltmeter। समझ में आया बेटा? चलो अब आगे चलते हैं। नोट एक एक पॉइंट की बनाते रहे ना। अभी तो 18 हुआ, 140 है। अभी तो 18 हुआ ना बेटा, 140 है पूरे। ठीक है, और 1 घंटा भी हो गया है लमसम हमें, तो 1 घंटा की ही क्लास रखूंगा, बहुत आगे हम लोग भागेंगे भी नहीं। ठीक है, नहीं कहोगे सर एक के दिन में सब पढ़ा दे रहे हैं। कुछ सर्किट सिंबल से बस यही जान लो। इलेक्ट्रिक सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एक छोटा डंडी, एक छोटी वाली माइनस, बड़ी वाली प्लस, आगे आपको दिखाएंगे। बैटरी यानी सेल का कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? सेल का कॉम्बिनेशन होता है। जब बहुत सारे सेल मिल जाते हैं तो क्या बनती है? बैटरी बन जाती है। क्या बनती है बेटा? बैटरी। ये बैटरी हो जाएगा। प्लग की, स्विच की, आगे डायग्राम आपको दिखा दे रहा हूं। स्विच की क्लोज, जो आपकी प्लग की होती है, स्विच होती है, क्लोज भी होती है, ओपन भी होती है। वायर जॉइंट, एक वायर गया है, जॉइंट लाके करोगे तो ऐसे बड़ा सा गोला यहाँ पे कर देना। वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट, तो भैया वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट ये हो जाएगा। चलो अब तुमको दिखाते हैं डायग्राम, ऑलरेडी मैंने यहाँ मेंशन करके रखा है। लो भैया, सेल हो, ये तो सेल का है, बैटरी लिख दिया है गधा कहीं का। एक है तो सेल, अगर मल्टीपल है तो बेटा क्या हो जाएगा? बैटरी। ये किसका है? बैटरी का। ठीक, ये है ओपन की और ये क्लोज की। देखो बेटा, ओपन की के लिए हम ये भी इस्तेमाल करते हैं, खुला वाला सी, और एक सी के बीच में बिंदी, क्लोज के लिए। तो सर्किट में हो सकता है आपको ये भी इस्तेमाल होता हुआ मिल जाए। ये क्या है? ओपन स्विच का है, ये क्लोज का है। ये वायर जॉइंट है, मैंने कहा था ना डॉट कर देना, ये वायर का जॉइंट है। आगे आपके सामने आएगा इलेक्ट्रिक बल्ब, रिप्रेजेंट अ लाइट बल्ब इन द सर्किट। रेजिस्टर आर, आगे आप पढ़ोगे ओम्स लॉ। वी वेरिएबल रेजिस्टेंस या रिहोस्टेट की, वो भी आपको बताया जाएगा। अमीटर, वोल्टामीटर, सब आपको बताने। मीटर कोई भी हो, ठीक है। ये आपका बल्ब है, ध्यान से देख लो, बल्ब। ये आपका रेजिस्टर है, रेजिस्टर, ठीक। ये आपका रिहोस्टेट है, जिसको आरएस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका अम्मेमीटर है, सॉरी
अमीटर बोलते हैं, ये आपका वोल्ट मीटर है। अगर बेटा यही गैल्वेनोमीटर भी होता तो आप लिखते जी। समझ गए? ये क्या था आपका गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। क्लियर? समझ गए? तो आज तो देखो आपको बोर नहीं किया मैंने एक एक पॉइंट बताए हैं, आपको पढ़ लेंगे तो आपके लिए फायदेमंद है, नहीं पढ़ेंगे तो हम इंट्रोडक्शन ऑफ ओम्स लॉ पढ़ें। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या रहेगा आपका ओम्स लॉ। तो आज के लिए क्लास को हम यहीं पर समाप्त नहीं करते, यहीं पर रोकते हैं। और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी बेटा कि आप डीसीसी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो हर एक उस बच्चे तक पहुंचाइए जो बच्चा सपना देखा है कि फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम है, फाड़ के आएंगे, इस बार दिखा देंगे पेपर को कि तुम पेपर कैसा भी बना लो सर, हम करके आएंगे। क्योंकि क्वेश्चन आपके सॉल्व करने के लिए होता, किसी और के लिए नहीं होता भाई। तू करने पे आएगा तो कर ले जाएगा, और तू नहीं करने पे आएगा, कामचोर है, आलसी है, तो नहीं कर पाएगा। और मुझे नहीं लगता क्लास 10th के बच्चे इतने कामचोर या आलसी होते हैं। हर बच्चे के मन में एक ललक होती है, फर्स्ट टाइम बोर्ड अपीयरेंस होता है उनका, उनको डर भी होता है लेकिन उनको एक्साइटमेंट भी ज्यादा होती है, बोर्ड एग्जाम है ना, बोर्ड एग्जाम। समझ गए बेटा? तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप एक एक टॉपिक जो आज मैंने पढ़ाया उसको एक ओवरव्यू करेंगे, एक शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, जो मैंने लिखा है इसको भी लिखेंगे, तो 3 बार रिवीजन करेंगे, फिर एकदम बढ़िया से। चैप्टर बहुत टफ नहीं है बेटा, 4 ही चैप्टर हैं। और तुम कहोगे पहले फिजिक्स पढ़ लो, फिर केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, फिर बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, सब तुम्हें पढ़ाऊंगा, पहले ये तो पढ़ लो। क्वेश्चंस भी करेंगे, देखो इसमें क्वेश्चंस भी मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखे हैं, बहुत सारे हैं। कितना पढ़ा दूं बताओ आज तुम्हें, कितना पढ़ा दूं? ठीक है, तो प्रॉमिस करेंगे सब लोग कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर हम इसको प्रिपेयर करेंगे और आगे से इसको हम तैयार भी रखें। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय माता।